वैधानिक चेतावनी, इस ग्लोब में दिख रहे सारे नक्शे गड़बड़ हैं, इसलिए इनको सच्ची मुच्ची का मत माने। हम भी नहीं मानते हैं, हालांकि ठीक करवा रहे हैं। देखिए ये है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये चाइना है, जितना बड़ा चाइना है उतना ही बड़ा लिखा है ओमान, और ओमान का ओ घुस गया है समंदर में और 9 एक जल डमरू मध्य के बीच में ठसा हुआ है। सऊदी अरबिया के लेटर गायब हैं, मेडागास्कर हो गया अडगाकार, कीनिया इतना बड़ा है आधा कीनिया समंदर में लटका हुआ है। यूरोप के तो कितने सारे देश ही गायब हैं। कल हमको एक भाई साहब ने मैसेज किया, बोले चार्ट वालों ने अलग से पैसा दिया है क्या इतना बड़ा बड़ा चार्ट लिखवाने के लिए। कर्नल गद्दाफी कितने खुश होंगे, लीबिया का ला अल्जीरिया में घुसा है और अल्जीरिया का ला गायब है। हमको लगा ये आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लेके हमको भेजते हो, हमको ही पता है। तो ये हमारे आर्ट डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत से ये ग्लोब बनाया है, लेकिन अभी हमको लगता है कि इस ग्लोब के फिल्मांकन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जगह जगह लेटर भी एकदम लटक गए हैं, इसकी चिट्टियाँ और नाजुक कलाइयाँ रही होंगी, तो बेचारा परेशान हो गया है। हमने सोनू जी को कहा है इसको ठीक किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, ये दुनियादारी का सेट है और इस प्रोग्राम का नाम दुनियादारी है। दुनिया भर की बातें करते हैं, तो आइए शुरू करें। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. उन्होंने नीले रंग का जैकेट पहन रखा था, नहीं मैंने लाल पहन रखा है। उन्होंने जैकेट के ऊपर बोल्ड में प्रेस लिखा था, उनके सर पर हेलमेट भी था। वो वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इजरायली सेना की कार्रवाई को कवर करने आई थी और ये काम वो बरसों से कर रही थी, पूरे एहतियात के साथ। लेकिन 11 मई के दिन उनकी कोई सावधानी काम नहीं आई। दिन के उजाले में एक गोली आई और सीधे माथे में धंस गई। अस्पताल ले जाने के थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। ये कहानी कतर के न्यूज़ चैनल अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह की है। शिरीन 26 साल से पत्रकारिता कर रही थी। जन्म जेरूसलम में हुआ, बाद में अमेरिका की नागरिकता ली। इस वजह से ये मामला एक अमेरिकी नागरिक की हत्या का भी हो गया है। दुनिया भर में इसकी जांच की मांग चल रही है। अमेरिका अपने बयान को चबा चबा कर पेश कर रहा है। उसे अपने नागरिक की हत्या को गलत भी साबित करना है और इजराइल से दोस्ती भी निभानी है। अल जजीरा का दावा कि गोली इजराइल की सेना ने चलाई। इजराइल ने पहले दावा किया कि शिरीन की मौत फिलिस्तीन लड़ाकों की तरफ से चली गोली से हुई। बाद में बयान बदला और कहा कि उन्हें नहीं पता कि गोली किसने चलाई, जांच करेंगे। दूसरे पक्ष का कहना है कि वहां पर कोई झड़प नहीं हो रही थी, इजरायली सेना ने जानबूझकर पत्रकारों को निशाना बनाया। शिरीन के एक साथी पत्रकार अली अल समूदी को भी पीठ में गोली लगी। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। तो आज हम जानेंगे कि शिरीन अबू अक्लेह की पूरी कहानी क्या है, उनकी हत्या से क्या सवाल खड़े हुए और कन्फ्लिक्ट जोन में पत्रकार निशाने पर क्यों रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया की खबरें आप तक पहुँचें। इसके लिए जो खबरदार करने का जिम्मा निभाते हैं उनकी ज़िंदगी बची रहे। ये सब आप देख रहे हैं दुनियादारी में, जिसके इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं कुकू FM। ये एक ऑडियो बुक का प्लेटफॉर्म है। दुनिया जहाँ की चीज़ें आपको यहाँ पता चलती हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट है। कोड डालना पड़ेगा LT50। ये पहले 500 यूज़र्स के लिए ही उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन में। अब दुनियादारी में आगे की कहानी। कन्फ्लिक्ट जोन में पत्रकारों पर होने वाले हमलों पर बात, पर पहले शिरीन की कहानी सुनिए। साल 1996 की बात है। कतर की राजधानी दोहा की एक इमारत में दुनिया भर के प्रोड्यूसर, न्यूज़ एंकर और टेक्नीशियंस का जमावड़ा हुआ। दरअसल कतर के उस वक्त के शासक शेख हमाद इब्न खलीफा अल थानी एक नए न्यूज़ नेटवर्क की नींव रख रहे थे, जिसका नाम रखा गया अल जजीरा। ये एक अरबी शब्द है, हिंदी में इसका मतलब होता है प्रायद्वीप। 1 नवंबर 1996 को चैनल लॉन्च हुआ। शुरुआत में इसका फोकस धर्म से जुड़े विषयों पर था, बाद में समसामयिक मुद्दों पर डिबेट शुरू हुई। चैनल पर आने वाले मेहमानों को बोलने की आज़ादी थी। ये सब अरब देशों के लोगों के लिए नया था। 90 के दशक में मिडिल ईस्ट के देशों में तानाशाह शासकों की पकड़ मजबूत थी। इराक में सद्दाम हुसैन, लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी, इजिप्ट में हुस्नी मुबारक, सीरिया में असद परिवार समेत कई उदाहरण। इन तानाशाहों ने मीडिया को भी अपने कब्जे में रखा था। इन चैनलों या अखबारों में दिन रात उन्हीं शासकों का प्रशस्ति गान होता, सही और आलोचना वाली खबरें दबाई जाती। उनकी तुलना में अल जजीरा ने संतुलित रहने की कोशिश की। आरोप इन पर भी लगे, लेकिन बाकियों की तुलना में उनका दामन कम दागदार दिखा। कुछ वक्त बाद चैनल ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की शुरुआत की। इसके लिए उन्हें तेज तर्रार रिपोर्टर्स की दरकार थी। शिरीन अबू अक्लेह पत्रकारिता में करियर शुरू कर रही थी। 1997 में फील्ड रिपोर्टर के तौर पर उन्होंने अल जजीरा ज्वाइन किया और कन्फ्लिक्ट जोन से रिपोर्टिंग की शुरुआत की। आम लोगों के करीब आई और फिर उन्हीं की होकर रह गई। एक दफ़ा उन्होंने कहा भी था,
मैंने पत्रकारिता का पेशा लोगों के पास रहने के लिए चुना। यथास्थिति को बदलना शायद मुश्किल हो, लेकिन कम से कम मैं उन लोगों की आवाज़ दुनिया के सामने ला सकती हूँ। शिरीन ने अपने करियर में गाज़ा में होने वाली लड़ाइयों और 2006 के लेबनान युद्ध को कवर किया। एक समय के बाद वो उस इलाके में अल जज़ीरा का चेहरा बन चुकी थी। दूसरे इंतिफाद के समय इजरायली सैनिक उन्हें उनकी ही रिपोर्टिंग वाला इंट्रो दोहराकर चिढ़ाया करते थे, शिरीन अबू अकलेह अल जज़ीरा फ्रॉम रमल्ला। अंतिम वक्त तक शिरीन अपने काम में जुटी थी। जेनिन शहर में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। पिछले कुछ समय में इसराइल में आम लोगों पर चाकू और बंदूक से हमलों की संख्या बढ़ी है। इन हमलों में 17 इजरायली और 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हो चुके हैं। 4 हमलावरों का लिंक इन पर हमला करने वालों का जेनिन शहर से जुड़ा था। इसको लेकर इजरायली सेना जेनिन में ऑपरेशन चला रही है। कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में बेगुनाह लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। अल जज़ीरा का दावा है कि शिरीन इसी पक्ष को उजागर कर रही थी। उनकी मौत के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। अल जज़ीरा ने इजरायली सेना पर आरोप लगाया, कहा कि इजराइल के हाथ शिरीन के खून से रंगे हैं। इजराइल ने आरोप को गलत बताया, कहा कि हम पत्रकारों को निशाना नहीं बनाते। उन्होंने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की बात भी कही है। हालांकि फिलिस्तीन की सरकार ने जांच में इजराइल को शामिल करने पर आपत्ति जताई, मांग की न्यूट्रल जांच की और कहा कि अगर आरोपी पक्ष को जांच में शामिल किया तो अंतिम रिपोर्ट प्रभावित हो सकती है। दुनिया भर में और क्या प्रतिक्रिया है पत्रकार की मौत पर? यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने शिरीन की मौत पर दुख जताया, मामले की जांच, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जेन साकी ने भी हत्याकांड की जांच की मांग दोहराई। यूरोपियन यूनियन ने स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की मांग की। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC को भेजने की बात कही। वैसे कन्फ्लिक्ट जोन या शांति काल में भी पत्रकारों पर हमले की बात में कुछ नया नहीं है। अब तक अल जज़ीरा के ही 12 पत्रकार फ्रंटलाइन पर जान गंवा चुके हैं। इराक और अफगान वॉर के दौरान अमेरिका अल जज़ीरा के ऑफिस को निशाना बना चुका है। एक आंकड़ा और है जो आपको जानना चाहिए। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 1993 के साल से अब तक 1521 पत्रकारों की हत्या हुई है। ये संख्या उन मामलों की है जिन्हें रिपोर्ट किया जा सका, वरना अनगिनत बार ऐसा हुआ कि दूसरों की खबर रखने वाले पत्रकारों की खबर कोई नहीं ले सका। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको में साल 11 पत्रकारों का कत्ल हो चुका है। ज़्यादातर मामले ड्रग्स तस्करी की रिपोर्टिंग से जुड़े हैं। अब सवाल ये कि कन्फ्लिक्ट वाले इलाकों में पत्रकारों की जान खतरे में क्यों? इसकी कई वजह हैं। पहली वजह सच को दबाने से जुड़ी। किसी विवाद में शामिल पक्ष को हमेशा ये लगता है कि उनका सत्य आखिरी है। माई ट्रुथ इज़ द फाइनल ट्रुथ। पत्रकारों को भी धड़ों में बांट लिया जाता है। कथित तौर पर विरोधी माने जाने वाले पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है। दूसरी वजह पत्रकारों को मिलने वाली सुरक्षा से जुड़ी है। रिपोर्टिंग का काम जोखिम भरा होता है। कई बार हमले की जद में आने से भी जान गई। वे अपनी सुरक्षा के लिए लड़ने वालों की नीयत पर भी निर्भर करते हैं। तीसरी वजह, पत्रकार किसी भी देश के लिए एसेट होते हैं। उन्हें किडनैप करके मांगें मनवाई जा सकती हैं। इससे आतंकवादी संगठनों को चर्चा भी मिलती है। इसके जरिए सरकारों पर दबाव भी डाला जा सकता है। इसका एक उदाहरण है डैनियल पर्ग का, जिन्हें पाकिस्तान में किडनैप करने के बाद मार दिया गया था। आज के वक्त में भी ऐसी घटनाएं आम हैं। चौथी वजह, कम मामले हैं जिनमें पत्रकारों की हत्या के दोषियों को सज़ा मिली हो। ये कानून में कमी की तरफ भी इशारा करती है। अपराध करने वालों में खौफ कम और किए को दोहराने का मौका। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शिरीन की मौत के बाद इन वजहों पर भी बहस हो और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी उपाय उठाए जा सके। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी श्रीलंका से है। श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति अभी बने हुए हैं गोतबाया राजपक्षे। उन्होंने कहा था कि इस हफ्ते के आखिरी तक नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। उनके भाई साहब जो है महिंदा राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब खबर आई है कि वो नियुक्त हो गई है। किसे नियुक्त किया गया है? रनिल विक्रमसिंघे को, 4 बार के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि संसद को ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे। हालांकि गोतबाया क्या खुद पद छोड़ेंगे जो प्रदर्शनकारियों की मांग है, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। उनका कोई रुख नहीं दिख रहा है। प्रदर्शनकारी इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। इससे पहले 9 मई को हम जानते हैं कि महिंदा ने पद से इस्तीफा दिया था। महिंदा और गोतबाया सहोदर हैं। इस्तीफे के बाद समर्थकों ने विरोध कर रहे लोगों पर हमला किया था, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और फिर गुस्साई भीड़ ने पीएम और कई सांसदों के घर जलाए थे और फिर सेना ने आके महिंदा को बाहर निकाला था। अभी ये नेवल बेस में शरण ले रखी है। 12 मई को श्रीलंका की अदालत ने महिंदा और उनके 16 करीबी लोगों के देश छोड़ने पर रोक भी लगाई थी। हमने श्रीलंका के हालात पर वहाँ से इंडिया टुडे ग्रुप के लिए रिपोर्ट कर रही अक्षय नाथ से बात की। उस बातचीत का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा इस हफ्ते की मास्टर क्लास भी श्रीलंका के भविष्य पर है। ये वीडियो शनिवार को आप ललन टॉप पर देख पाएंगे। दूसरी सुर्खी नॉर्थ कोरिया से है। देश में कोरोना का पहला मामला दर्ज हुआ है कि नहीं आपको खुद पता है। पहली बार नॉर्थ कोरिया ने अपने यहाँ कोरोना वायरस के अस्तित्व की बात मानी है। रिपोर्ट आने के बाद नॉर्थ कोरिया के लीडर
किम जोंग उन ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाया। सरकारी मुखपत्र कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक राजधानी प्योंगयांग में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पकड़ में आया। इसके बाद सभी फैक्ट्रियों और शहरी सीमाओं को बंद करने का आदेश। नॉर्थ कोरिया ने जनवरी 2020 में सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद किया था। मतलब यहाँ जाना कौन चाहता है और कौन जा पाता है। खैर, चीन के साथ इनकी ज़मीनी सीमा लगती है। नॉर्थ कोरिया की इकॉनमी का बड़ा हिस्सा चीन से होने वाले आयात पर निर्भर है। इसके बावजूद उन्होंने आयात पर रोक लगाई थी। जनवरी 2022 में रूट दोबारा खोला गया था। अप्रैल में चीन के कई शहरों में जब कोरोना का विस्फोट हुआ तब फिर से बैन लगा दिया गया था। नॉर्थ कोरिया WHO द्वारा मान्यता प्राप्त कोरोना वैक्सीन का भी विरोध करता है। उसने अभी तक एक भी व्यक्ति को कोरोना का टीका नहीं लगाया। जानकारों का कहना, मामला गंभीर। सवाल बनता है, इतने दिनों तक सीक्रेसी बनाए रखने के बाद नॉर्थ कोरिया को केस दर्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आर्थिक संकट पहले ही है, बुनियादी हेल्थ सुविधाएं हैं नहीं, अब ये नया बवाल। 2019 में WHO की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया की 1/4 आबादी कुपोषण की समस्या से जूझ रही है। ओमिक्रॉन की चोट भी हुई तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। तीसरी और आखिरी सुर्खी पाकिस्तान से। एक तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से सलाह मशवरा करने के लिए लंदन गए, दूसरी तरफ पंजाब प्रांत में तकरार बढ़ गई। पंजाब में शहबाज के बेटे हमजा शहबाज की सरकार है। 2 दिन पहले केंद्र ने पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा को पद से बर्खास्त किया था। गवर्नर हाउस में घुसने से रोकने के लिए पुलिस भी लगाई। इससे पहले केंद्र ने 2 बार चीमा को हटाने की सिफारिश भी की थी, तब राष्ट्रपति ने मना कर दिया था, लेकिन अब केंद्र ने फिर भी हटा दिया। चीमा सीएम हमजा के शपथ ग्रहण में अड़ंगा डालने की कोशिश कर चुके हैं। बात नहीं बनी तब उन्होंने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को सेना बुलाने के लिए चिट्ठी भी लिखी थी, यानी टसल पुरानी है। चीमा ने 2007 जैसा आंदोलन करने की धमकी दी। 2007 में क्या हुआ था? मार्च 2007 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी से इस्तीफा मांगा था। चौधरी ने उनकी बात मानने से इनकार किया था। तब मुशर्रफ ने जस्टिस चौधरी को पद से सस्पेंड कर दिया था और इसके खिलाफ देश भर के वकील सड़क पर उतर आए थे। उन्हें समाज के अलग अलग धड़ों का समर्थन मिला था। आखिरकार जुलाई 2007 में जस्टिस चौधरी को उनके पद पर बहाल किया गया था। चीमा ने कहा कि हम भी लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं, जल्द सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया जाएगा। हालांकि उन्होंने अभी कोई तारीख नहीं दी है। पाकिस्तान का अलग ही गेम चल रहा है। दुनियादारी फिलहाल यहाँ समाप्त होता है। आखिरी में विश्व कविता, मेरा प्यारा सेगमेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं नाइजीरियाई कवि चिनुआ अचेबे की कविता। शीर्षक है इतिहास की एक अगर। अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया है सुरेश सलिल ने। सुनिए। जरा सोचो, हिटलर अगर अपनी जंग जीत जाता, हमारी इतिहास की किताबें आज धपड़ चपड़ होती। फतेह के फैसले से लबालब अमरीकियों ने एक जापानी कमांडर को युद्ध अपराधी के बतौर सूली पर चढ़ा दिया। एक पीढ़ी बाद एक बेचैन उंगली उनकी पसलियों में धसी हुई हमें अपने अमेरिका को वियतनाम में उसके हत्यारे खूनी कारनामों के लिए सूली पर चढ़ाना होगा। मगर आज हर एक को जानना होगा कि सूली एक पीड़ित से बढ़कर प्रत्यक्ष अपराध के बोझ से लदी होने के बावजूद बहुत कुछ निगल जाती है, क्योंकि एक विवेकहीन हत्या के लिए भी जरूरी है एक विजेता। जरा सोचो, हिटलर अगर जुए की बाजी जीत जाता, कैसी अफरा तफरी दुनिया में मच जाती। चैनलवार के उसके कट्टर शत्रु को युद्ध अपराधों के लिए मरना होता। और जहां तक हैरी ट्रूमैन का सवाल है, हिरोशिमा का वो खलनायक, हाँ, हिटलर अगर अपनी जंग जीत जाता तो द गॉल पर दोबारा मुकदमा चलाने की ज़रूरत ना होती। उसे पहले ही पेरिस ने फ्रांस के साथ दगाबाजी के लिए मौत की सज़ा नहीं सुना दी थी। अगर हिटलर जीत जाता, बिटकुन किसलिंग नॉर्वे के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हो गया होता। अगर हिटलर जीत जाता। आज का दुनियादारी यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।